कहानी की शुरुआत होती है रिचर्ड क्रॉफ्ट की आवाज़ से। वो बताता है जापान की जो पहली रानी थी उसका नाम हिमिको था। उसके पास जादुई शक्तियाँ थी जिससे वो किसी भी चीज़ को छूकर बर्बाद कर सकती थी या किसी को भी मार सकती थी। लेकिन उसके जनरल्स ने उसको धोखा दिया। वो उसे ट्रेजर्स डेविल सी के एक आइलैंड पर ले गए और वहाँ पर उसको चट्टानों के नीचे दफना दिया गया। कहा जाता है कि आज भी वो जिंदा है और इंतजार में है कि कोई उसको आज़ाद करवाए। मेरे पास वो नक्शा है जिससे मैं हिमिको को ढूंढ सकता हूँ और मैं वो पहला इंसान बनना चाहता हूँ जो उसे ढूंढ ले। पर इसके लिए मुझे मेरी बेटी लारा, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे पीछे छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीता और लारा बड़ी हो चुकी है। वो बॉक्सिंग करती है जहाँ पर उसका ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हारी कई महीनों की फीस बाकी है। अगर तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हें यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। लारा को दिखाया जाता है जो साइकिल पर एक कोरियर का काम करती है और एक दिन वो अपने साथ काम करने वाले लोगों से पैसों के लिए साइकिल रेस करती है। लारा सबसे आगे होती है, लेकिन आज भी वो लोगों के चेहरों में अपने पिता रिचार्ड को ढूंढती है जो बचपन में हिमिको की खोज करने के लिए चले गए थे। लारा का इससे ध्यान भटकता है और उसकी साइकिल एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है और लारा को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ पर उसकी बेल करने के लिए उसके पिता की बिजनेस पार्टनर आती है और वो लारा को समझाती है कि तुम अपने पिता की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें उनके बिजनेस को, पैसों को, प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन लारा ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। आज से 14 साल पहले जब वो 7 साल की थी, उसके पिता हिमिको की खोज करने के लिए चले गए थे, जो आज तक लौट कर नहीं आए। सरकार ने उन्हें डेड घोषित कर दिया, लेकिन लारा को आज भी विश्वास है कि उसके पिता जिंदा है। कुछ दिन बाद लारा को फिर से उसके पिता की बिजनेस पार्टनर बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुम इस पेपर पर साइन नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको नीलाम कर दिया जाएगा। लारा पेपर पर साइन करने के लिए मान जाती है और तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी लारा को उसके पिता का पजल देता है। वो लारा को बताता है कि तुम्हारे पिता के दिल में ये भी था कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो ये जैपनीज पजल मेरी बेटी को दे दिया जाए। लारा को जब वो पजल दिया जाता है तो वो चंद ही सेकंड्स में उसे सुलझा देती है और वो एक बॉक्स होता है जो खुल जाता है। उसके अंदर एक चाबी होती है और एक मैसेज भी जिसमें लिखा होता है द फर्स्ट लेटर फ्रॉम माई फाइनल डेस्टिनेशन। लारा समझ जाती है कि उसके पिता किस बारे में बात कर रहे हैं। वो पेपर साइन किए बिना अपने पापा के मकबरे में जाती है जो उसके पिता ने जाने से पहले बनवाया था और जब वो वहाँ पर अपने पिता के नाम के पहले अल्फ़ाबेट को प्रेस करती है तो वहाँ से एक की होल बाहर निकलता है। जब उसे चाबी से खोलती है जो उसे पजल बॉक्स के अंदर मिला था तो साइड से एक दरवाज़ा खुलता है। यह तहखाने का दरवाज़ा होता है जहाँ पर उसके पिता की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक कैमरा भी होता है जिसमें उसके पिता ने उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया होता है। उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम इस वीडियो को देख रही हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मैं जानता था कि तुम पजल सुलझा लोगी। तुम्हारी मोम की डेथ के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था, इसलिए मैंने दूसरी दुनिया की खोज करना शुरू किया। तब मुझे हिमिको के बारे में पता चला जो जिंदगी और मौत पर कंट्रोल कर सकती थी। मैंने उस पर रिसर्च की और जब मुझे अपनी रिसर्च पर यकीन हो गया तो मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा था। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, यहाँ पर मेरी जितनी भी रिसर्च है उन सबको तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अगर ये किसी गलत हाथों में लग गई तो उसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। पर लारा अपने पिता की इस बात को नहीं मानती और वो उनके रिसर्च पेपर से पता लगा लेती है कि वो किस तरह से वहाँ गए थे और अब वो भी अपने पिता की खोज के लिए जाना चाहती है। लेकिन इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो अपने पिता के उस पेंडेंट को जो उसे उन्होंने बचपन में दिया था उसे एक एंटीक शॉप में गिरवी रख देती है। और अब लारा जापान के हांगकांग शहर में पहुंच चुकी है जहां से उसे उस आइलैंड पर जाना है जिसका नाम यामाताई है। लारा के पास उस पानी की बोट की फोटो भी होती है जिससे उसके पिता गए थे। उसके पिता ने उस बोट वाले को $20,000 दिए थे और लारा भी उस बोट तक पहुंच जाती है। पर लारा को पता चलता है कि उस बोट में वो आदमी नहीं है जिसे उसके पिता ने $20,000 दिए थे, बल्कि उसका बेटा है। और उसका बेटा भी बताता है कि उसके पिता भी कई साल पहले एक सफर में गए थे, उसके बाद कभी नहीं आए। लारा समझ जाती है कि उसके पिता लॉरेन के पिता के साथ ही गए थे और वो दोनों कभी लौटकर नहीं आए। वो लॉरेन को उस आइलैंड पर चलने के लिए कहती है और लॉरेन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है जिस आइलैंड पर तुम जाना चाहती हो वो डेविल सी के मिडल में है और वहाँ से कभी कोई लौटकर नहीं आता। पर लारा जब उसे पैसों का लालच देती है तो वो मान जाता है और ये दोनों उस सफर के लिए निकल जाते हैं। सफर में लारा को अपने पिता के डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि ट्रिनिटी नाम का एक ग्रुप था जो इन शक्तियों की खोज करना चाहता था, पर वो भी इन शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए करना चाहता था। रात में अब समुद्र में तूफान आ जाता है और लॉरेन बताता है ये तूफान इस बात का सबूत है कि हम डेविल सी में पहुंच गए हैं, यानी कि इस आइलैंड के आसपास ही हैं और यहाँ पर लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि इन्हें बोट से कूदना पड़ता है। लारा की जब आंखें खुलती हैं तो वो एक आइलैंड पर होती है और ये यामाताई आइलैंड ही होता है। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाती कोई उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक मिथाइस नाम का आदमी होता है, यहाँ पर सभी लोगों का लीडर और ट्रिनिटी ग्रुप के लिए काम करता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ से फोन कॉल कर सकता हूँ और तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक मैं अपनी रिसर्च को पूरा नहीं कर देता। वो लारा को उसके पिता की डायरी भी दिखाता है जो उसने लारा के बैग से ही निकाली होती है। वो कहता है कि ये इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तुम्हारे पिता रिचार्ड की रिसर्च बेमिसाल थी, लेकिन मुझे उन्हें मारना पड़ा
पर अब इसका कोई मलाल ही नहीं है। इसके बाद लारा को बाहर भेजा जाता है और वो देखती है कि यहाँ बहुत सारे बंदी हैं जिनसे काम करवा रहे होते हैं। ये चट्टानों को ब्लास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये किसी भी तरह से हिमिको को ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर लॉरेन भी होता है जिसके साथ लारा यहाँ तक आई थी, उसे भी बंदी बना लिया गया है। वो लारा को बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बंदी हैं या तो वो फिशरमैन हैं या वो लोग जिन्हें ये लोग झूठ बोलकर यहाँ तक लाए हैं। अब ये सब के सब एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर मिथाइस इन सबको लेकर आया होता है और वो लारा के पिता रिचार्ड की डायरी में देखता है कि उसमें एक चट्टान की फोटो है और ठीक वैसी चट्टान उसके सामने होती है, जिसे देखकर मिथाइस बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उन्हें हिमिको अब यहीं मिलेगी। लारा और लॉरेन समझ जाते हैं ये इन्हें मार देंगे। लॉरेन लारा से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी लॉरेन अपने सामने खड़े गार्ड पर हमला कर देता है और लारा को भागने के लिए कहता है। लारा यहाँ से भाग जाती है, गार्ड उसका पीछा भी करता है और गोलियां भी चलाता है और जब वो एक गिरे हुए पेड़ से एक नदी पार करने की कोशिश करती है तो वो नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव बहुत तेज होता है और सामने एक बहुत गहरा झरना और वहाँ पर एक क्रैश प्लेन होता है जो पकड़कर लारा बच जाती है और लॉरेन को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करता है, पर मिथाइस उसके कंधे पर गोली चलाता है जिससे उसे दोबारा पकड़ लिया जाता है। वहीं लारा को दिखाया जाता है कि वो क्रैश प्लेन के ऊपर है और वो किसी तरह से किनारे पर पहुंचना चाहती है, पर यह बहुत पुराना होता है, वो बीच से भी टूट जाता है। पर लारा किसी तरह से प्लेन के अंदर पहुंच जाती है जहां उसे पुराना पैरासूट मिलता है। उस पैरासूट की मदद से वो इस जगह से निकल जाती है और वो किनारे पहुंच जाती है, पर यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लारा जब रात को सो रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। ये मिथाइस का आदमी होता है जो उस पर हमला कर देता है, पर लारा ने बॉक्सिंग सीखी है इसलिए वो उसे मार देती है। तभी वो देखती है कि कोई अनजान आकृति उसे देख रही है, वो उसका पीछा करती है। वो आदमी गुफा में चला जाता है और जब लारा उसके पीछे गुफा में जाती है तो वो देखती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता रिचार्ड है। वो बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। रिचार्ड इतने सालों से इस आइलैंड पर अकेला होता है इसलिए उसको लगता है कि ये उसका भ्रम है, पर वो जल्दी समझ जाता है कि वो सच में उसकी बेटी है, लारा है। वो उसे अपने गले से लगा लेता है। अगली सुबह लारा अपने डैड रिचार्ड को बताती है कि आपकी डायरी अब मिथाइस के पास है। इससे रिचार्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसे जला देना। मिथाइस और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिनिटी हिमिको की पावर्स का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। लारा कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके पिता कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो बताती है कि मिथाइस के पास एक सैटेलाइट फोन है, अगर हम वो हासिल कर ले तो हम बाहर से मदद मंगवा सकते हैं, पर रिचार्ड मना कर देता है। वो कहता है कि मिथाइस के पास पूरी आर्मी है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। लारा खुद ही यहाँ से धनुष लेकर निकल जाती है। वहीं मिथाइस को दिखाया जाता है कि उसे वो दरवाजा मिल जाता है जिसके अंदर जापान की पहली रानी हिमिको का मकबरा है। इस बात से वो बहुत खुश होता है और सैटेलाइट फोन से अपने सीनियर को बताता है कि हमें मकबरा मिल चुका है, अब आप यहाँ पर किसी को लेने के लिए भेज दीजिए। वहीं लारा भी इस जगह पहुंच जाती है। वो गार्ड को मारकर सबसे पहले लॉरेन और यहाँ पर जितने भी बंदी होते हैं उन सबको छुड़ा लेती है और ये सब के सब मिलकर यहाँ के सभी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। वहीं रिचार्ड को दिखाया जाता है जो उस मकबरे के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। पर इस दरवाजे को खोलने के लिए एक पहेली होती है, इस पहेली को सुलझाना होगा तभी ये दरवाजा खुलेगा। मिथाइस भी आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट कर लेता है और वो रिचार्ड से कहता है कि तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा और वो साफ साफ मना कर देता है। अपने पिता को बचाने के लिए यहाँ पर लारा भी आ जाती है। लारा उसके एक आदमी को मार देती है और अब उसके सामने होता है मिथाइस। मिथाइस रिचार्ड के ऊपर गन तान देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पहेली को नहीं सुलझाया तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। ये पहेली वो पहेली होती है जिसे बचपन में रिचार्ड ने लारा से पजल में सोल्व करवाया था और इसलिए उसे पता है इस पहेली को सोल्व कैसे करना है। वो पहेली सोल्व कर देती है और यहाँ पर मकबरे का दरवाजा टूट जाता है जो पिछले 2000 सालों से नहीं खुला और ये सब के सब इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये सब के सब देखते हैं कि वहाँ पर एक गहरी खाई है जहाँ पर हजारों कंकाल हैं। ये सब के सब सीढ़ी से उस रास्ते को पार करते हैं तो ये देखते हैं कि दीवार पर लिखा होता है द डेथ ऑफ क्वीन टर्न्स डे टू नाइट, सी मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। यानी कि रानी की जो मौत है वो दिन को रात में बदल देगी, पर उसे मरना पड़ेगा तभी जिंदगी वापस आएगी। अभी यहाँ से सब के सब आगे जाते हैं तो इनमें से एक का पैर एक ब्लॉक में पड़ता है और दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं और नीचे का जो फ्लोर होता है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। उसके नीचे बहुत गहरी खाई है। तभी यहाँ पर लारा को चाबी का एक निशान दिखता है और सबसे कहती है कि तुम सबको यहाँ पर चाबियां मिलेगी। वो देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग रंग की चाबियां होती हैं और एक एक करके जब चाबियां लगाते हैं तो इनकी कोई भी चाबियां नहीं लगती। तभी लारा को लाइन याद आती है, क्वीन मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ, और लाइफ यानी जिंदगी का जो रंग होता है वो हरा होता है, इसलिए वो येलो कलर के ऊपर ब्लू कलर की चाबी लगाती है जिससे ग्रीन कलर बनता है और यहाँ पर दरवाजे खुल जाते हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा मकबरा है जिसके अंदर हिमिको है। ये सब के सब उसके अंदर चले जाते हैं। इनके सामने हिमिको का कॉफिन होता है और लारा देखती है कि दीवारों पर हिमिको की कुछ पेंटिंग बनी हुई है। वो कहती है कि इन पेंटिंग्स के हिसाब से हिमिको कोई मॉन्स्टर नहीं थी, उसे यहाँ लाया ही नहीं गया था।
बल्कि वो खुद यहाँ आई थी। और उसे उस दीवार पर लिखी लाइन फिर से एक बार याद आती है, द डेथ क्वीन टर्न्स डे टू नाइट, शी मस्ट डाई टू ब्रिंग बैक लाइफ। साथ में वो कहावत भी थी जिसमें कहा जाता है कि हिमिको जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाती थी। यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं थी, बल्कि वो बीमार थी। वो एक वायरस से इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो, और उसने खुद को अपने आप को यहाँ पर दफन कर लिया। वो ये बात मिथाइस और उसके दोनों लोगों को बताती है, लेकिन वो फिर भी कॉफिन को खोल देते हैं जिसके अंदर हिमिको का कंकाल होता है। और जैसे ही मिथाइस के 2 लोग उसे हाथ लगाते हैं, एक आदमी उसी टाइम इन्फेक्टेड हो जाता है और एक मॉन्स्टर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इससे पहले वो इन्हें मारता, मिथाइस उसे खुद गोली मार देता है। और अब यहाँ पर मिथाइस को, लारा को, रिचार्ड को सब समझ आ जाता है कि ट्रिनिटी चाहती है कि इस वायरस को वो उन तक पहुंचाए ताकि वो बायो वेपन बना सके, और इस वेपन की डर से वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले। मिथाइस को जब ये बात समझ आती है तो वो हिमिको की एक उंगली काट लेता है, क्योंकि उसे पता है कि नया वायरस बनाने के लिए इतना ही काफी है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, लारा मिथाइस के गार्ड पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और लारा इस जगह से भाग जाती है और मिथाइस का गार्ड उसका पीछा करता है। पर लारा इस जगह की बिछी हुई मौत के जाल से उसे मार देती है। वहीं दिखाया जाता है कि रिचार्ड के ऊपर आदमी जो कि इन्फेक्टेड होता है वो हमला कर देता है। हालांकि रिचार्ड उसे मार देता है, पर मिथाइस वहां से उंगली लेकर निकल चुका होता है। अब यहाँ पर लारा वापिस आती है और रिचार्ड उससे कहता है कि मुझे मत छूना, मैं इन्फेक्टेड हूँ। दरअसल वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो लारा से कहता है कि बहुत जल्द मैं अपने आप को इस पूरी जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दूंगा ताकि वायरस बाहर की दुनिया में ना फैल सके। तुम्हें किसी भी तरह से मिथाइस को रोकना होगा। सारा, जिसने अपने पिता को ढूंढने में कई साल लगा दिए, अब एक बार फिर से उसके पिता हमेशा के लिए उससे दूर होने वाले हैं। लारा को ना चाहते हुए भी अपने पिता को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है और वो मिथाइस तक पहुंच जाती है जो वायरस लेकर यहाँ से निकलना चाहता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। लारा उस सीढ़ी को गिरा देती है जिससे दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। ये देखकर मिथाइस बुरी तरह से गुस्से से और दर्द से भर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो वहाँ से नहीं निकल सकता। वो वहाँ से लारा का हथियार उठाता है और उस पर हमला कर देता है। और अब वो लारा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रिचार्ड को दिखाया जाता है जो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे हिमिको का कॉफिन और पूरा का पूरा मकबरा नीचे ढह जाता है। मिथाइस का ध्यान इससे भटकता है, जिसका फायदा उठाकर लारा उस पर हमला करती है और उसकी जेब से उंगली निकालकर उसी के मुंह में डाल देती है, की वजह से मिथाइस भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो उसको लात मारकर उस खाई के अंदर गिरा देती है जहाँ पर हजारों कंकाल होते हैं, और ये वही कंकाल होते हैं जो 1000 साल पहले इन्फेक्टेड हुए थे। लारा अब किसी तरह से कूदकर खाई के दूसरी तरफ चली जाती है और अब वो बाहर की तरफ भागना शुरू करती है, क्योंकि ये पूरी जगह ढह रही है। उसे वहाँ पर एक रस्सी दिखती है जिसे वो पकड़ लेती है और लोरेन ऊपर से उस रस्सी को खींच रहा होता है। वो लारा को बाहर निकाल लेता है, पर इस आइलैंड से निकलना इतना आसान नहीं है। पर तभी यहाँ ट्रिनिटी का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो मिथाइस ने मंगवाया होता है। ये पायलट को गन पॉइंट कर लेते हैं और यहाँ पर जितने भी गुलाम होते हैं वो सब के सब वापस हेलीकॉप्टर से अपने घर पहुंच जाते हैं। लारा लंदन जाती है और उस पेपर पर साइन करती है जो उसके पिता की वसीयत के पेपर होते हैं, जिन पर उसने आज तक इसलिए साइन नहीं किए थे क्योंकि उसने अपने पिता के डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया था। पेपर को साइन करके जब वो उस कंपनी को देखती है जो उसके पिता ने खरीदी थी, तो उसमें से एक कंपनी वो भी होती है जो उस आइलैंड पर सामान पहुंचाती थी। लारा को शक होता है और एक बार फिर से वो उसी तहखाने में जाती है जहाँ पर उसके पिता का रिकॉर्डेड वीडियो टेप मिला था, और जब वो ट्रिनिटी की फाइल देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर नेचुरल चीजों पर अपना कब्जा करना चाहती है ताकि वो इंसानों को अपना गुलाम बना सके। और उसके पिता के बिजनेस पार्टनर आना है, वो ट्रिनिटी की एजेंट है। जिन पेपर पर लारा ने साइन करवाए थे उसके अकॉर्डिंग अब उसके पिता की किसी भी चीज पर कोई भी अधिकार नहीं है। सारे के सारे राइट्स अब आना के पास है, पर लारा हार मानने वालों में से नहीं है। वो ट्रिनिटी से आना से लड़ने का फैसला करती है और उसके बाद वो उस दुकान पर जाती है जहाँ उसने अपने पिता का लॉकेट पेंडेंट गिरवी रखा था। वो उन्हें उनके पैसे वापिस करती है और अपने पिता का पेंडेंट ले लेती है। तभी वो देखती है कि वहाँ उनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। लारा उनमें से 2 गन्स खरीद लेती है जो कि ट्रिनिटी के खिलाफ लड़ाई की एक शुरुआत है। इसी के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है। सो मच फॉर वॉचिंग।